हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 9th चैप्टर 3 जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ऑलरेडी हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर चुके हैं, अब हम थर्ड चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं। और इससे भी पहले आपको ये बात तो पता ही होगी कि मैं एनसीईआरटी की जो बुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, वहाँ से आपके लिए सुंदर सुंदर से नोट्स बनाती हूँ एंड आपको एक्सप्लेन करती हूँ और ये होप करती हूँ कि आप सबको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ओवरव्यू। देखते हैं ओवरव्यू में इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट है पॉवर्टी एज अ चैलेंजेस। पॉवर्टी एज अ चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। सेकंड है पॉवर्टी इन सोशल साइंस। थर्ड इज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। फोर्थ इज causes of poverty and fifth है anti-poverty measures taken by the government and sixth is official concept of poverty into human poverty। तो ये 6 हमको पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चलिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, देन एक एक पॉइंट करके कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज लैक ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइवलीहुड लाइक फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एट्सेट्रा। पॉवर्टी मतलब होती है गरीबी, और गरीबी कहते किसको हैं? जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसको भी अगर कोई फुलफ़िल नहीं कर पाता है, ठीक है, तो मतलब उसी को पॉवर्टी कहते हैं। जैसे कि डेली रिक्वायरमेंट जैसे कि फूड की ज़रूरी होती है, रोटी कपड़ा, है ना, एंड मकान, ये आपने कहानी बहुत कहावत सुना होगा। लेकिन एजुकेशन ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है, अगर ये भी फुलफ़िल नहीं होती है तो वो पॉवर्टी उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द पुअर कुड बी लैंडलेस लेबर्स इन विलेजेस और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुगीज़ इन अर्बन एरिया। गांव में हम उसको कह सकते हैं जो पॉवर्टी, हम गरीबी में, गरीबी रेखा के नीचे, हम उनको विलेजेस को कह सकते हैं जो जिनके पास लैंडलेस लेबर्स हैं, ठीक है। मतलब कि खेत नहीं है, उनके पास अपना लैंड नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, वो दूसरे के खेतों में काम करते हैं। ऐसे लेबर्स को हम बोल सकते हैं पॉवर्टी में है वो। एंड जो अर्बन एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में भी झुग्गीज़ वगैरह होती हैं, ओवर क्राउडेड अर्बन एरिया में झुग्गीज़ वगैरह होती हैं, तो हम उसको भी कह सकते हैं कि ये पॉवर्टी में है, मतलब, ठीक है। उसके नेक्स्ट पॉइंट है एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि फोर्थ पर्सन, इंडिया में हर फोर्थ पर्सन एक पुअर पर्सन है, ठीक है। तो इंडिया जो है ना, लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन है जो कि पुअर है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे ज़्यादातर लोग गरीब हैं, ठीक है। ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ओके, और ये बात सच है। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। तो पॉवर्टी हैज़ मैनी फेसेट्स। सोशल साइंटिस्ट लुक एट वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। तो आप ये भी पूछेंगे कि बताइए कि पॉवर्टी कहते किसको है एग्जैक्टली। अब हमने पढ़ लिया कि जिसके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, पहनने को नहीं है, एंड शिक्षा नहीं ले सकता है वो, तो उसको हम पॉवर्टी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि मैनी फेसेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग उसके रूप है। सोशल साइंटिस्ट जिन्होंने दिया है इंडिकेटर्स कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई पॉवर्टी में है। तो रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। तो ये इससे भी रिलेटेड हो सकता है कि आपकी इनकम कितनी है और आप कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई पॉवर्टी में है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। बट नाउ पॉवर्टी इज़ लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि यहाँ पे इनकम कितना था, कंजम्पशन कितना कर रहे थे, उसके हिसाब से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई पॉवर्टी में है। बट यहाँ पे और चीज़ें दे रखी हैं कि पॉवर्टी ऐसे भी हम देख सकते हैं। अब कैसे दे सकते हैं? यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको देखते हैं। इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब कि जिसको एक बेसिक शिक्षा जो है एंड बेसिक फूड जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। हेल्थ केयर उसको अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी कम मिल रही है। एंड लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर,
पीने को अगर अच्छा पानी नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पोवर्टी के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। तो पोवर्टी को हम सोशल साइंटिस्ट के बेस पे दो तरह से देख सकते हैं। फर्स्ट इज सोशल एक्सक्लूजन एंड सेकंड इज़ वल्नरेबिलिटी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बुक से रिलेटेड है, कि एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उससे उसी के बुक में जैसे जैसे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, वैसे ही मैंने नोट्स बनाए हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। मैंने कुछ भी अलग से नहीं करा है या फिर टॉपिक से हट के मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें, ठीक है। तो पढ़ते हैं सोशल एक्सक्लूजन। फॉर एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी, सोशल एक्सक्लूजन इज़ वेरी यूजफुल एज पर this concept poverty must be seen in terms of the poor living only in a poor surrounding with other poor people. सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि अगर आप एनालिसिस करते हो पॉवर्टी का, ठीक है, तो जैसा कॉन्सेप्ट है हमारा, तो वो देखने को कैसा मिलता है कि जो पुअर लोग होते हैं वो आपको पुअर सराउंडिंग में ही रहते हुए देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई जगह पे आपको पुअर पीपल मिलेंगे, ठीक है। उनके सराउंडिंग में वैसे लोग रहते होंगे, वैसा उनका एक एनवायरनमेंट होगा, वैसा उनका सराउंडिंग होगा, उसी को बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली affected than other people, which is done due to earthquake or simply a fall in the availability of job. तो ये तब होता है जब या तो अर्थक्वेक वगैरह हो जाता है, अर्थक्वेक आता है, या नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह आते हैं, या जॉब्स नहीं मिलती हैं, ठीक है, तब होता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज दैट इज मेंबर्स ऑफ अ बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल्स दैट इज़ अ विडो और अ फिजिकल हैंडीकैप्ड। और मेजरमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी कुछ अदर कम्युनिटीज़ में भी देखने को मिलता है, जैसे कि मेंबर ऑफ अ बैकवर्ड कास्ट, या फिर कोई विडो है, या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन है, तो इन सब में वल्नरेबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो पॉवर्टी एज सीन बाई सोशल साइंटिस्ट बेस्ड ऑन दो चीज़ें थी, सोशल एक्सक्लूजन एंड सेकंड था वल्नरेबिलिटी। हमने इन दोनों को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन इज़ अ वे विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द पुअर। पॉवर्टी लाइन जैसे कि एक रेखा खींच दी है, ठीक है, इस रेखा के नीचे जितने भी लोग हैं, ठीक है, इस रेखा के नीचे जितने भी लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे, पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब ये सारे पुअर हैं, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर आते हैं तो आप गरीबी रेखा के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। मतलब कि आप अपने जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं, और ये जो लोग हैं वो डेली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये कुछ ऐसा मेज़रमेंट का मेथड बनाया है, उसको हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ मेथड यूज टू मेज़र पॉवर्टी। ये एक पॉवर्टी मेज़र करने का मेथड है। इन दिस मेथड पॉवर्टी इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम लेवल ऑफ द पीपल। ये किस तरीके से मेज़र करते हैं कि कोई भी इंसान कितना कमाता है और कितना खर्च करता है, उसके हिसाब से, ठीक है, ये गरीबी रेखा बनाई गई है, पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इफ़ द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन फॉल बिलो द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन ऑफ दिस लाइन, देन द पर्सन इज़ कंसिडर्ड टू बी पुअर। जो बेसिक जो कंजम्पशन है वो तो कोई भी बंदा करेगा ही, कोई भी इंसान करेगा ही, लेकिन एक इनकम का एक लाइन बना दिया है कि अगर आप इतना इनकम करते हैं तब आपको जितना चाहिए उतना आप कंजम्पशन कर सकते हैं। तो उस इनकम के, अगर आपकी उतनी इनकम नहीं है तब उसको क्या बोल सकते हैं, कंसिडर उसको कर सकते हैं एज अ पुअर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी एस्टिमेट्स। पॉवर्टी एस्टिमेट्स में क्या है कि कब कितनी पॉवर्टी, कौन से ईयर में कितनी पॉवर्टी रही है। तो डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम 1993-1994 में
45% पॉवर्टी थी, जो कि घटकर 2004-05 में 37.2% हो गई और घटकर 2011-12 में ये घटकर 22% हो गई। ठीक है, तो ये पॉवर्टी का एस्टिमेट्स है जो कि डिक्लाइन हुआ है, लेकिन ये अभी भी बहुत पुराना है। अभी 2024 चल रहा है और ये है 2011-12 का, तो अभी और कम हो गई होगी। तो लेकिन अभी भी अगर 22% देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी आई थिंक इंडिया में है, जो कि हमने अभी भी पढ़ा भी था, आपके बुक में ही दे रखा है। अब वल्नरेबल ग्रुप्स का देख लेते हैं एक बार फिर से। वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होती है? इन इंडिया प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक कैटेगरी। कहते हैं कि इंडिया में प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में है, ठीक है, ये सेम नहीं है सारे सोशल ग्रुप्स के लिए, जो कि उनके इकोनॉमिक कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो ये देखिए, ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स जो हैं वो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके बीच बीच में से उठाया गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अलग से है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ जो आपकी बुक का है उसको मैंने स्किप कर दिया है। सब कुछ इसमें मैंने कवर किया है जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ में क्या है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको पढ़ के समझते हैं। तो इन प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। तो पुअर पीपल का जो प्रोपोर्शन है वो एवरी स्टेट में सेम नहीं है, अलग अलग है। तो ये बात सही भी है, क्योंकि सारे स्टेट्स अलग हैं, उनका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो अलग है, उसमें रहने वाले लोग कितने हैं, वो पॉपुलेशन अलग अलग है सारे स्टेट्स की। तो इस तरीके से उसमें रहने वाले लोग का जो पुअर पीपल का जो प्रोपोर्शन है वो भी अलग अलग। इन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज द पॉवर्टी रेशियो कम है नेशनल एवरेजेस से। ठीक है, नेक्स्ट है उड़ीसा एंड बिहार आर द पुअरेस्ट स्टेट्स ऑफ द इंडिया विद पॉवर्टी रेशियो ऑफ 47% एंड 47% एंड 43% रिस्पेक्टिवली। उड़ीसा में 47% जो कि पॉवर्टी रेशियो है, एंड बिहार में है 43%। ठीक है, लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज़ फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर विद पॉवर्टी रेशियो इज जस्ट 3.5%। सबसे कम जो है पॉवर्टी रेशियो वो कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ जो है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में क्या है? थ्रू ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पॉवर्टी इज सब्सटेंशियली डिक्रीज्ड इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। अगर ग्लोबली पॉवर्टी सिनेरियो देखा जाए, अभी हमने स्टेट्स का देखा, अब ग्लोबली पॉवर्टी सिनेरियो देखा जाए तो थ्रू ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया गया है, एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है। ग्रोथ पॉवर्टी इज सब्सटेंशली, तो इस वजह से पॉवर्टी है डिक्रीज हो रहा है चाइना एंड साउथ एशियन कंट्रीज़ में, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे कि जो ह्यूमंस जो है वो काफ़ी डेवलप्ड हो रहे हैं, काफ़ी उनमें स्किल आ रही है ह्यूमंस में। तो इस वजह से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जिससे कि पॉवर्टी जो है डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। कारण क्या होता है पॉवर्टी का? देयर आर अ नंबर ऑफ फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। अब इंडिया में पॉवर्टी के कारण क्या क्या है वो हम रीजंस देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है जो कि पॉवर्टी का कॉज है। द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम विच बिकम्स कॉज ऑफ पॉवर्टी। इनकम से अगर इसको कंपैरिजन किया जाए तो इनकम कम बढ़ रहा है और पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस वजह से
पॉवर्टी हो रही है यहाँ। सेकंड है ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़, और यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। देयर आर ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़ बिटवीन हैव और हैव नॉट। फॉर दिस टर्म ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़ मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू properly implement the poverty elimination policies of government, therefore it is the major cause of poverty। होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में था ये। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी है जो कि डिफ़िकल्ट बनाती है कि पोवर्टी एलिमिनेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। थर्ड क्या है, लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज में क्या है, इज़ द ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ पोवर्टी। इनकम ऑफ द विलेजर्स आर फुली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। जो विलेजर्स के पास इनकम है वो किस पे बेस्ड है, फुली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर है वहाँ, क्योंकि गांव के लोग सिर्फ एग्रीकल्चर ही करते हैं, कुछ छोटे मोटे से काम करते हैं। एंड लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज क्रिएट लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विच बिकम्स द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। और जो लैंड रिसोर्सेज है, ठीक है, वो लो लेवल क्रिएट करता है इनकम का, इसलिए ये भी मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी का है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ जो है वो है लो ग्रोथ रेट। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन द रेट ऑफ ग्रोथ वॉज वेरी लो विच वॉज द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो ये तब के टाइम से ही है कि ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम है ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड अभी भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बट अभी भी ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। इसमें क्या है, एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स। तो एंटी पॉवर्टी जो स्ट्रेटजी है ये गवर्नमेंट की है, तो और इसको 2 प्लैंक्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकेंड इज़ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब इन दोनों को भी हम पढ़ेंगे अब एक एक करके, ओके। तो फर्स्ट था प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके अंदर है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेशन द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% अ ईयर इन द 1970s to about 6% during the 1980s and 1990s। तो आप देख रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो कितना स्लोली इकोनॉमिक का ग्रोथ हो रहा है कि 1970s में देखते हैं तो 3.5% है, जो कि 1980s में मतलब कि 10 साल और 20 साल में सिर्फ 6% ही बढ़ा है, मतलब कि 3% पूरा 3% भी नहीं बढ़ पाया है, ठीक है, अच्छे से 3% भी नहीं बढ़ पाया, 2.5% बढ़ा है। तो ये कैसे हो सकता है, इतने कम ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इज़ पॉसिबल। कहते हैं कि हाई रेट ऑफ ग्रोथ ही पॉवर्टी को कम कर सकता है, और कुछ भी नहीं है जिससे कि हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट शोज़ अ लिंक बिटवीन पॉवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पॉवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में लिंक तो है ही, जब पॉवर्टी का रिडक्शन होगा तभी इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा, एंड जब इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा तभी पॉवर्टी का रिडक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन ही पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकता है। तो एक ही बात को अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है, और ये मैंने आपकी बुक से ही नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। फर्स्ट हम कर चुके थे प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड सेकंड है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिससे कि पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं, पॉवर्टी में रिडक्शन हो सकती है, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, रिडक्शन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, जिसको PMRY भी कहते हैं। तो इस योजना के तहत क्या है कि द एम ऑफ दिस प्रोग्राम विच वॉज स्टार्टेड इन 1993। तो जो कि प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना है ये कब स्टार्ट हुआ था, 1993 में। अब यहाँ पे क्या है, वॉज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन्स। जो भी स्मॉल टाउन्स में एंड रूरल एरिया में एजुकेटेड लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, ये उन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था, जो कि अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP लॉन्च हुआ था 1995 में टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया। ये भी रूरल एरिया के लिए लॉन्च हुआ था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट है, थर्ड है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY was started in 1999. The program aims to bringing the assisted poor families above the poverty line. ठीक है, तो ये भी पुअर फैमिलीज़ के लिए बनाया गया था 1999 में। फोर्थ प्रोग्राम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसको PMGY भी बोलते हैं। तो PMGY वॉज लॉन्च्ड इन 2000, ये 2000 में लॉन्च हुआ था। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम टू डेवलप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल बाय द वे ऑफ फोकस इन 5 क्रिटिकल एरियाज़। एंड 5 क्रिटिकल एरियाज़ क्या है? फर्स्ट इज़ प्राइमरी हेल्थ, सेकेंड इज़ प्राइमरी एजुकेशन, एंड थर्ड इज़ रूरल शेल्टर, एंड फोर्थ इज़ रूरल ड्रिंकिंग वाटर, एंड फिफ्थ इज़ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये 5 चीज़ें जो है, जो कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाता है। तो इन चीज़ों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि 2000 में हुई थी। फिफ्थ में है अंत्योदय अन्न योजना, जिसको AAY भी बोलते हैं, आय फॉर द पुअरेस्ट ऑफ। इसकी स्टार्टिंग हुई थी, मैं बताऊं, ये मैंने लिखा हुआ है इसलिए कि आप लोग मुझे बताएं। तो चलिए, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, कब लॉन्च हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। सिक्स्थ क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको नरेगा भी बोलते हैं। तो नरेगा वॉज पास्ड इन September 2005. The act provides 100 days assured employment every year to every rural household in 200 districts. 200 डिस्ट्रिक्ट्स में, रूरल एरिया में ये लॉन्च हुआ था, जिसमें कि जिसमें कि एवरी रूरल हाउस होल्ड को, मतलब कि एक घर में एक को 100 दिन का अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दिया गया था नरेगा के तहत, ठीक है। हमारा थर्ड चैप्टर जो था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर ओवर करते हैं। कुछ मिनट से आप सब मेरे साथ हैं और मुझे सुन भी रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।